चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट रिलेटिव मोशन, याद है सबको। और रिलेटिव मोशन में पेपर 50 मिनट्स बाद में देखो, अभी बोर्ड पे ध्यान दो। रिलेटिव मोशन में कंडीशन क्या होती है, एकदम सिंपल सिचुएशन है। देखो सबसे सिंपल पॉइंट है रिलेटिव मोशन फ्रॉम द टॉपिक। और ये रिलेटिव मोशन में हमें करना क्या पड़ता है, बस जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब जो ऑब्जर्वर है, ये रिलेटिव का पार्ट छोड़ के कंप्लीट सिलेबस के लिए अर्थ होती है, ग्राउंड होता है। जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट में देखा था कि अगर इस तरह की कंडीशन दी जाती है कि एक व्हीकल है ए जो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट, एंड दूसरी व्हीकल है जो 40 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स यहाँ पे नॉर्थ। तो इन दोनों की अगर रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, अब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होगा, जैसे कि नॉर्मली ये 20 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी किसके लिए है, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर एक तो ग्राउंड पे खड़े होके व्हीकल को देखेगा या फिर ओरिजिन पे खड़े होके व्हीकल को देखेगा। लेकिन अगर हमें बोला जाता है कि इस ए वाले कार में जो पैसेंजर बैठा है वो क्या कर रहा है, इस बी वाले कार को देख रहा है, तो वो कितना, मतलब उसको ये ए की बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व होगी, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या होता था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब किसके रिस्पेक्ट में चाहिए हमें, ए के रिस्पेक्ट में। मतलब हमारा ऑब्जर्वर या फिर हमारा पैसेंजर ए वाले कार में बैठा है और वो ए में बैठ के बी वाले कार को देखता है, तो देखने के बाद उसको ये बी वाले कार की वेलोसिटी कितनी अपेयर होगी, दैट विल बिकम द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते थे हम, वीबी माइनस वी ए। तो ये आंसर क्या आता था, वीबी मतलब 40, लेकिन सिर्फ 40 है क्या, ये नॉर्थ, मतलब हम इसको ट्रीट करते हैं एज ए वाई एक्सिस, मतलब हमें इसके साथ में जे कैप लिखना पड़ेगा, क्योंकि जे कैप मतलब होता क्या है, यूनिट वेक्टर along प्लस वाई एक्सिस। सेम वे अगर हम यहाँ पे a के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये प्लस एक्स के along जा रहा है, तो हमें 20 के साथ में लिखना पड़ेगा आई कैप को, यानी यहाँ पे माइनस ये बनेगा 20 आई कैप। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b एज पर ऑब्जर्व बाय a। समझ में आ रहा है, इस तरह से हम ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a ऑब्जर्व करते थे और कैलकुलेट करते थे। मतलब कंडीशन समझो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पे नहीं है, ऑब्जर्वर क्या है, मूविंग व्हीकल में, मतलब एक कार में बैठ के दूसरी कार को देख रहा है, या फिर ट्रक में बैठ के ट्रेन को देख रहा है, या फिर ट्रेन में बैठ के ट्रेन के बाजू में ट्रैवल करने वाले कार को देख रहा है। तो हर बार हमें यही सिचुएशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या होती है कि जो देखता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब वो क्या है, ऑब्जर्वर है। तो हमने जो देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में अनदर बॉडी की यानी अनदर कार की स्पीड को कंसीडर करना पड़ता है। और उसको लिखते टाइम कन्वेंशन कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैंने बी ए लिखा तो इसका मतलब वी बी माइनस वी ए होगा, एंड अगर मैंने ए बी लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा। बट हे कसं डिसाइड होणार, आपल्याला ए बी लिहायचं का बी ए लिहायचं, वो डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कहाँ पे। अगर बोला जा रहा है कि ऑब्जर्वर ए कार में बैठा है और बी को देख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ बी या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ये बनेगा वी बी ए। अगर ऑब्जर्वर चला गया बी में और बी में बैठ के वो अगर कार ए को देख रहा है तो उस केस में क्या बोलना पड़ेगा, ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। हे खूप इंपॉर्टंट आहे बघा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल स्टेटमेंट आहे, बट हेच कन्फ्युजन करतात आणि या रिलेटेड आज आपल्याला रेनमैन प्रॉब्लम डिस्कस करायचा है। ठीक है, तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही रिपीटेशन है। अगर यहाँ पे वी ए एंड वी बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, वी ए मतलब कौन है 20 आई कैप, एंड वी बी मतलब कौन है, तो ये दोनों केसेस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी, एकदम हळूहळू एक एक वर्ड भयानक इंपॉर्टंट आहे। ठीक आहे, एक एक वर्डवर फोकस करा, विचार करा, तो क्लियर झालाय, पण अजून पण तो क्लियर झालाच पाहिजे। ठीक है, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, सपना, दोनों भी केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा ये ऑलवेज सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करते टाइम हमें करना क्या है, आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर प्लस वाई के साथ में जो है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस भी आ रहा है तो माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 40 का स्क्वायर
1600, 20 का स्क्वायर 400, मतलब पहले केस में स्पीड आ रही है √2000, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सेकंड केस में देखेंगे वही होगा, 20 का स्क्वायर 400, 40 का स्क्वायर 1600, मतलब रूट में आएगा अगेन 2000, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होगा, इकडे दोन बघूद्या नहीं तो तिकडे दोन बघूद्या, ठीक है। लेकिन डिफरेंस किस में आएगा, जो डायरेक्शन अपियर हो रही है, और वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो गिवन डायरेक्शन होती है उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रहते हैं। ये एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज आ गई हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जे क्या पॉजिटिव है तो हम इसको 40 को इधर ही रखेंगे, बट यहाँ पे आई कैप जो दिया था ईस्ट में मतलब पॉजिटिव है, वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन रिलेटिव हो रहा है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है, इसलिए हमें ऐसे अपियर होगा कि ये जो स्पीड है ये निगेटिव एक्सिस के अलोंग है इधर, यानी 20 आई कैप। तो अब जाके इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसकी जो डायरेक्शन है इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे रहेगी, मतलब डायरेक्शन बन गई वी बी ए वेक्टर की यहाँ पे, मतलब ये नॉर्थ है एंड ये वेस्ट है, नॉर्थ एंड वेस्ट के इन बिटवीन। एंड एक्चुअल एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए तो हम फाइंड क्या करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। अगर मैं एंगल यहाँ पे कंसीडर करूंगा थीटा, तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है उसको मैं रीड्रॉ अगर करूंगा तो देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वही हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ये 20 आएगा। देन ये वाई एक्सिस के अलोंग जो 40 है वो यहाँ पे आएगा, एंड ये एंगल थीटा है। तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा को डिफाइन करेंगे, tan थीटा मतलब होता क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये बनेगा 20/40, मतलब कि 1/2। बट इसको रीड कैसे करेंगे, हे बघा स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, नॉर्थ से, नॉर्थ कडून वेस्ट कडे जाताना, म्हणजे आपण काय सांगणार, थीटा इज tan थीटा इक्वल्स टू 1/2, मतलब थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 वेस्ट ऑफ नॉर्थ। कहाँ पे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये W ऑफ n, इसका मतलब क्या होगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। लेकिन अगर वही कंडीशन हम सेकंड केस में देखेंगे, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है, ए कार में, यहाँ पे कहाँ पे बैठा है, बी में, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 20 आई कैप तो पॉजिटिव है, मतलब ये इधर ही जाएगा, ये 20 आई कैप एज इट इज होगा। देन माइनस ऑफ 40 आ रहा है, मतलब जो 40 पहले ऊपर था अब अपियर होगा कि वो नीचे है, समझ में आ रहा है, मतलब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो यही कहीं पे एक्ट होगी। मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन इन दोनों की इन बिटवीन ही रहेगी। फिर हमें एंगल चाहिए, एंगल हम दोनों भी फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड करूंगा तो यहाँ पे फिर से मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आता हे एक्स ला पॅरलल आहे, म्हणजे हे जर 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, ये क्या है 20 है, फिर से हम क्या करेंगे, वो ट्रायंगल यहाँ पे अगर मैं रिड्रॉ करूंगा तो ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये एंगल कितना है, तो यहाँ पे फिर से tan थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कौन है 40, एडजेसेंट कौन है 20, 40/2 मतलब। अब इसको रीड कैसे करेंगे, ये ईस्ट है, ये साउथ है, साउथ ऑफ ईस्ट, कहाँ पे रीड करेंगे, एंड सेम एंगल अगर मैंने यहाँ पे लिया होता अल्फा, इसको रीड करते हम ईस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है, तो ये हम स्टार्ट के पॉइंट में रिलेटिव से रिलेटेड डिस्कस कर चुके थे। फिर चेंज क्या होगा, यहाँ पे कार बोला है, बाद में एक ट्रक होगी, एक पैरोट फ्लाई करेगा, एक मंकी ट्रेन के ऊपर बैठ के उड़े मारते मारते जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल देंगे एप्लीकेशन में, उससे प्रोसेस नहीं बदलेगी। हमें देखना है कि स्टैंडर्ड केस में हम क्या करते हैं, अगर ईस्ट बोला उसको प्लस आई लेते, अगर वेस्ट बोला माइनस आई लेते, नॉर्थ बोला प्लस जे होता है, साउथ बोला, बस ये कन्व्हेन्शन्स वहाँ पे फॉलो करेंगे ॲज इट इज। फक्त लक्षात ठेवायचे कोण बघतंय कोणाला बघतंय, कळालं ना। अगर आपको बोला है कि ए में बैठा हुआ पैसेंजर देख रहा है, मतलब वो ऑब्जर्वर हो गया, समझ में आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, बी वाले कार की स्पीड देखेगा, मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ कार बी एज पर ऑब्जर्व बाय ए, बी ची स्पीड जी ए ने बघितली, कळतं ना, और उसको लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे, वी बी ए, तो जो वी बी थी माइनस वी ए, ये बन गई उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अभी सेम पॉइंट से रिलेटेड आज का न्यू पॉइंट हमें स्टार्ट करना है, दैट इज रेन मैन प्रॉब्लम। राइट डाउन, रेन मॅन म्हणजे पावसाचा माणूस का, पाऊस आणि माणूस, ठीक आहे, रेन मॅन प्रॉब्लेम।
अब रेनमॅन में क्या होता है, हर बार हमें 2 चीजें पूछी जाती है की तो पावसात चालत असला तर पाऊस लागू नये म्हणून त्यांनी अम्ब्रेला कुठं पकडला पाहिजे, छत्री कशी पकडली पाहिजे आणि त्याला अपियर होणारी रेनची स्पीड किती असेल, ये 2 ही बातें हमें लगती है। मतलब पहले जो हमें फर्स्ट लेक्चर देखा था रिलेटिव का, या फिर वही आज रिपीटेशन देखा, उनका ही रिपीटेशन होगा, बस यहाँ पे कार, ट्रेन है ना, मंकी, पैरट ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक रेन होगी एंड एक हॉरिजॉन्टली पडणारा माणूस होगा। ठीक है, एक कॉमन सेंस वाली बात है। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ऍक्ट होती है ऑलवेज, कळालं ना, कधी कधी ते इन्क्लिनेशन देतील वर्टिकल सोबत, बट इन जनरल क्या होती है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कॉमन सेंस, फिजिक्स नंतर येईल, ठीक है, यहाँ पे जा रहे हैं हम, तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकडना पडेगा सो दॅट पाऊस नाही लागणार। पाऊस कुठून पडतोय, वरतून खाली, आपण इकडे चाललोय, असं की असं, ते आता असं सांगता येणार नाही, पाऊस पडत असला असता ट्राय केलं असतं, है की नाही, पळत पळत चाललोय आपण, भाग रहे हम, समझ में आ रहा है। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, हम हॉरिजॉन्टली भाग रहे हैं और हमें अम्ब्रेला पकड़ना है, पकड़ायचं यासाठी आपल्याला पाऊस नहीं लागला पाहिजे, तो हम ऐसे आगे पकड़ने के बाद नहीं लगेगी रेन या पीछे पकड़ने के बाद नहीं लगेगी, आगे पकड़ने के बाद। एक आंसर सांगा आणि त्यावर स्टिक राहा, आगे पकड़ने के बाद रेन नहीं लगेगी या पीछे पकड़ने के बाद। किती लोकांना वाटतं आगे, आगे म्हणजे असं व्हर्टिकल सोबत इकडे इन्क्लाइन, आगे आगे। ठीक आहे, तुमच्या आन्सर सोबत फक्त प्रामाणिकपणे स्टिक राहा, नंतर नाही नाही मी हेच म्हटलो होतो असं नका करू। कितने लोगों को लगता है पीछे, आणि बाकीच्यांना ते पावसात गेल्यावर बघू, है की नाही देखते क्या होता है। कंडीशन क्या होती, देखो हमें यहाँ पे हर बार VRM लगेगा, VRM का मतलब असंच राहील ना, MR होईल का कधी, वेलोसिटी ऑफ मॅन ॲज ऑब्झर्व्ड बाय रेन, रेन कधीपासून ऑब्झर्व करायला लागली आणि ऑब्झर्व केली तरी आपल्याला काही फरक पडणार नहीं, मतलब हमें कंसिडर क्या करना है ऑलवेज आरएम, आरएम का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन एज पर ऑब्जर्व्ड बाय, वेलोसिटी ऑफ रेन एज पर ऑब्जर्व्ड बाय, वेलोसिटी ऑफ रेन एज पर ऑब्जर्व्ड बाय, समझ में आ रहा है। तो हर बार रेन मैन प्रॉब्लम आएंगे तो हम जो भी रिजल्टेंट निकालेंगे वो VRM ही होगी। अब VRM का मतलब उसको लिखते कैसे हम, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, संपलो। अभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बोलेंगे कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड अशी पडते खाली विथ 20 मीटर पर सेकंड, आणि त्या रेन मध्ये पवन अम्ब्रेला घेऊन पळतोय, पवन कुठं पळतोय, टुवर्ड्स ईस्ट पळतोय विथ 10 मीटर पर सेकंड। तो इन व्हाट डायरेक्शन पवन होल्ड अम्ब्रेला सो दैट पाऊस नहीं लागला पाहिजे, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला था आगे, कुछ लोगों ने बोला था पीछे, ठीक है ना। अब फिजिक्स क्या बोलता है वो देखेंगे। सबसे पहले मुझे बोलो ये 20 मीटर पर सेकंड ये कहाँ पे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, माइनस ऑफ 20 जे क्या, मग हा इथं जरी घेतला तरी पण आपल्याला -20 घ्यावा लागेल क्योंकि वो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, ठीक है। ये ईस्ट को अपन क्या कंसीडर करते हैं, तो ये कितनी हो गई 10 आई कैप। हमें हर बार रेनमैन प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट होती है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या होगा ये वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ 20 माइनस, कर लो, तो ये क्या है, मतलब क्या है, वेरी गुड, मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, समझ में आ रहा है ना। तो उसको अम्ब्रेला हर बार रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में पकड़ना होता है, कळालं ना। रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में अगर वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा तभी उसको रेन नहीं लगेगी, ठीक है। आणि चालता चालता थांबलो आपण तर सरळच पकड़ावं लागेल ना, ठीक है। ये कंडीशन कब है, जब वो भाग रहा है, वो मतलब आड़वा, ठीक है, इधर उधर, ठीक है, तब की केस में। तो अब हम क्या करेंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, तो इसके ऊपर से नई डायग्राम बनाएंगे। अब ये जे कैप -20 है, मतलब ये नीचे ही जाएगा, कौन है इधर 20 जे कैप, देन ये -10 पहले उधर था अब इधर आ गया, कितना हो गया, क्लियर। हमें फाइंड करना है एंगल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर करेंगे किसकी, रिलेटिव वेलोसिटी की। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये एंगल आएगा थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करेंगे। अपोजिट म्हणजे एक्स ला पैरेलल है, तो ये 10 होगा, ये 20 होगा, मतलब यहाँ पे tan थीटा कितना आएगा,
म्हणजे 1/2 यानी थिटा इक्वल्स टू टॅन इनवर्स ऑफ 1/2. हे कळालं का थिटा कसा आला? आपला आन्सर नाही मिळाला अजून, अम्ब्रेला कुठं पकडायचा. पण कॉमन सेन्स आहे. ऐसा पकड़ला अम्ब्रेला तो चालेल का? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में, बस ये वर्टिकली अपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल से हमें अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा. ठीक है, हा इथं अम्ब्रेला पवन, तो आगे पकड़ा या पीछे? मॅन कुठं चाललाय? ईस्टला. ठीक आहे, जिकडं चाललाय तिकडं पकडलाय का पाठीमागं पकडलाय? हळूहळू. ठीक आहे, हे नंतर आलं, हे आपला माणूस नाही चाललेला. ठीक आहे, माणूस कुठे चाललाय? इकडे चाललाय. एंड फाइनल डायरेक्शन कहाँ पे आ गई? वर्टिकल के साथ में टुवर्ड्स ईस्ट आ गई. मतलब भागते टाइम अम्ब्रेला पीछे पकड़ेंगे आगे पकड़ेंगे? कळालं सगळ्यांना? जे पीछे म्हटले ते कोण कोण होते? कळालं बेटा? कन्फ्यूजन क्लियर झालं? चलो ठीक है, तो इस तरह से एंगल आ गया. अब इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? कौन सी डायरेक्शन है ये? थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1/2 ईस्ट ऑफ, या फिर अपन सीधा सीधा यहाँ पे अगर रेन मैन है तो ऐसे बोल सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ 1/2 विद द वर्टिकल. टैन इनवर्स ऑफ 1/2 विद द वर्टिकल. इतना एंगल बना के हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला अगर होल्ड करेंगे तो वहां पे आपल्याला पाऊस नहीं लागणार. कळालं ना? पावसात निघताना ते कॅल्क्युलेशन करून निघायचे. ठीक है, अब उसके बाद में हमें चाहिए मैग्नीट्यूड. किसका? VRM का. फिर से VRM मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन एज पर ऑब्जर्व्ड बाय वेलोसिटी ऑफ एज पर ऑब्जर्व्ड बाय, म्हणजेच VR माइनस VM. इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर रूट ऑफ म्हणजे 10√5 मीटर पर सेकंड. दॅट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रेन एज पर ऑब्जर्व्ड बाय. ही रेनची ॲक्च्युअल वेलोसिटी नाही आहे. रेनची किती आहे? कळालं ना? बट ह्यो जो हॉरिझॉन्टली चालतोय तेव्हा त्याला किती फील होते, किती ऑब्झर्व होते? 10√5 मीटर पर सेकंड. क्लिअर आहे? या रेनमॅन मध्ये एवढंच करायचं. ठीक आहे, चलो राईट डाऊन. हो गया. अब इसमें कुछ वेरिएशन्स रहेंगे नाही, कारण पाऊस पडताना नेहमी वर्टिकली डाउनवर्ड पडतो. फक्त माणूस चालताना कधी ईस्टकडे जाऊ शकतो, कधी वेस्टकडे जाऊ शकतो. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में वर्टिकल के साथ में एंगल बनाएगा टू होल्ड अम्ब्रेला. और एंगल कितना रहेगा? ऑलवेज tan थीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल के साथ में एंगल चाहिए. मतलब क्या होगा, x/y हो रहा है. आता 2 मिनट ऐका. x/y हो रहा है. x के अलॉन्ग ऑलवेज कौन है एंड y के अलॉन्ग कौन है ऑलवेज. ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं. प्रत्येक वेळी एवढं खेळत बसायचं काम नाही. टू सॉल्व रेनमॅन प्रॉब्लेम एंगल मेड बाय अम्ब्रेला विद द वर्टिकल कितना होगा? थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन. ठीक है, डायरेक्ट हम ये यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये कब स्ट्रिक्टली अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है तो. कधी कधी म्हणजे ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकली होता नहीं होता माहीत नाही, बट फिजिक्समध्ये चेंजेस होतात. रेन कधी वर्टिकली नहीं, वर्टिकल के साथ में कुछ एंगल बना के भी फॉल होती है. नाही, प्रॅक्टिकली पण होतं. बरोबर आहे ना? दरवाजातून खिडकीतून पाणी येतं कधीतरी. मागे झालं का? हो, आपल्या क्लासरूममध्ये पाणी आलं आहे की नाही? डायरेक्ट असा आडवा आला होता पाऊस.
ठीक है। मतलब ये आपको बोला है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और जो पवन है वो भाग रहा है टुवर्ड्स वेस्ट विथ 20 मीटर पर सेकंड। तो इन विच डायरेक्शन पवन शुड होल्ड अम्ब्रेला? पवन इकडे पळायला लागला आता, त्या डोक्यात चक्कर पडला तो बाबू डायरेक्शन पळायला, क्या होगा? देखो बाय प्रोसेस जाएंगे तो वन बाय वन हम फाइंड करेंगे ऑलवेज रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की कितनी है? माइनस ऑफ 10 जे कैप। आता इकडं ये 20 है, मतलब ये माइनस ऑफ 20 आई कैप है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस 20 आई कैप। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों का यूज करके डायग्राम ड्रॉ करनी है। जे कैप माइनस है, मतलब ये इधर आएगा माइनस ऑफ 10 जे कैप। ये आई कैप 20 प्लस है, मतलब ये इधर आएगा 20 आई कैप। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज यहाँ पे रहेगी, लेकिन हम वर्टिकल के साथ में एंगल फाइंड करते हैं, मतलब यहाँ पे वही एंगल रहेगा जो एंगल यहाँ पे होगा वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे कौन रहेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। कळलं? मतलब पवन किधर भाग रहा था? तो वो वेस्ट के टूवर्ड्स वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी दी है? 20/10, मतलब tan इनवर्स ऑफ 2, इतना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ में, ठीक है। तो अगर ये 2-4 बार करेंगे तो आगे बाय प्रोसेस जाना ही नहीं है, सरळ सरळ ज्या डायरेक्शनला चाललो तिकडं वर्टिकल सोबत एंगल बनेल। कितना बनेल? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, कळालं? ठीक है। अब ओरली देखते हैं। अगर आपको बोला है कि मैन जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, कहाँ पे जा रहा है? हे ऐकलं की एवढं तर कळतं वर्टिकल सोबत ईस्टकडे एंगल बनेल। एंड कितना होगा एंगल? अगर मैन की स्पीड 5 है, रेन की स्पीड 5 है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, एंड tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। अगर आपको बोला है कि रेन वर्टिकली फॉल हो रही है विथ 10/√3 मीटर पर सेकंड, एंड मैन जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट विथ 10 मीटर पर सेकंड। चला पटपट सोडवा। रेन की वेलोसिटी कितनी है? 10/√3, एंड मैन की कितनी है? 10। मैन कहाँ पे जा रहा है? इकडं वेस्ट में, सिक्स्टी डिग्री, करेक्ट। तो अजून क्वेश्चनच अडकलाय का? इकडं चाललाय 10, रेन आ रही है 10/√3 से, तो इसका मतलब ये इनकी रिलेटिव इकडे येईल ना, मतलब ये वर्टिकल के साथ में यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा। कितना एंगल बनता है? tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। मैन की कितनी है? रेन की कितनी है? 10 कैंसिल, 1/1/√3 ऊपर आके, तो tan का कौन सा एंगल √3 है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में वो क्या करेगा? अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। कळालं? एवढं सिंपल है, यही है रेन मैन फॉल। हळूहळू हळूहळू, हां मोठ्यानं, स्पीड कमी व्हॉल्यूम जास्त। 22 कुठे आहे? हां बरं, जेवण केलं होतं का आज? गोळ्या वेळेवर घ्यायचा बेटा। चला नेक्स्ट। अरे बाळा क्वेश्चन बदलला ना, तो 3 क्वेश्चन सोडले आपण बोर्डवर, एकच क्वेश्चन थोडी सुरू आहे। चल राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। इफ रेन इज फॉलिंग in a direction, rain is falling in a direction making an angle of 30 degree with vertical with 40 meter per second। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। मतलब रेन की वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल नहीं हो रही है। कहाँ पे फॉल हो रही है? वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री इतना एंगल बना के। मतलब उसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें ये वर्टिकल लेना पड़ेगा जो वाई एक्सिस होता है,
उसके साथ में 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में 30 डिग्री लेते हैं, इकडे घेतलेला आंसर सेमच येणार, ठीक है। इस डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बना रही है, कितनी है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। अगर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा x। क्लियर है यहाँ तक? जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा था उसको डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। वंस अगेन क्या बोला था क्वेश्चन में, इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली in a direction making an angle of 30 degree with vertical with 40 meter per second. Clear? With what velocity? With what velocity man should travel? Man should travel along west so that velocity of rain as per observed by man, velocity of rain as per observed by the man appears to be vertically downward, vertically downward. समझ लो? नहीं समझ? मतलब ये तो पहले क्लियर हो गया था, असा पाऊस पडतोय तो मैन हॉरिजेंटली जा रहा है, कहाँ पे? वेस्ट में। तो वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करे सो दैट उसको ऐसे लगना चाहिए कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, अभी मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर 2 मिनट के लिए सोचो आप क्या कर सकते, बोलो मुझे। व्हेरी गुड। पहिली स्टेप तर ते फिजिक्स म्हणजे ते बाकीचं बाजूला राहिलं, असा एक्स आणि वायच्या अलॉंग जर नसेल, पहिली स्टेप काय असते, कंपोनेंट फाइंड करायची, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट फाइंड करते टाइम क्या होगा, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट ऑलवेज, तो ये बनेगा 40 कॉस ऑफ 30, रिमेनिंग कंपोनेंट, तो ये बना 40 साइन ऑफ 30। अब 40 कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, मतलब क्या होगा 20 √3, क्या होगा ये जे कैप माइनस, यहाँ पे क्या होगा 20 आई कैप, ये सिर्फ प्लस होगा। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो हम लिख सकते हैं कितनी है, 20 आई कैप माइनस 20 √3 जे कैप है। अपन काहीच नहीं केलं, फक्त वेक्टरला कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब जो x के अलॉन्ग है उसके साथ अपन आई कैप लिखते हैं, जो y के अलॉन्ग है उसके साथ अपन जे कैप लिखते हैं, बस इनके कंपोनेंट मिला के ये वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वेक्टर मध्ये हे सगळं झालेलं आहे, ठीक है। वी आर इक्वल्स टू 20 आई कैप माइनस 20 √3 जे कैप, ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन। अभी उन्होंने बोला है कि मैन ट्रैवल कर रहा है कहाँ पे, वेस्ट की टुवर्ड्स, वेस्ट को अपन लेते हैं माइनस आई, तो उसकी वेलोसिटी मालूम नहीं है, आपल्याला फाइंड करायची कि जिससे क्या होगा, उसको अपियर होगा कि वेलोसिटी ऑफ द रेन कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हम एज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ जो मैन है वो v है, अलोंग वेस्ट बोला है, वेस्ट को अपन माइनस लेते हैं, तो ये कितनी हो गई, माइनस ऑफ v इंटू आई कैप। क्लियर है यहाँ तक? अभी इसके बाद में हमें अगर फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ रेन एज पर ऑब्जर्व्ड बाय मैन, तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करना पड़ेगा। एकच फॉर्मूला है, आज आपण एवढं डिस्कस केलं। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, 20 आई कैप माइनस 20 √3 जे कैप माइनस क्या है, ऐसा है ना। अब क्या होगा देखो, आई कैप का कंपोनेंट में से आई कैप का कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 20 प्लस v इंटू आई कैप माइनस 20 √3 जे कैप। क्लियर आहे आता? आता इथून पुढे फक्त एकच पॉइंट इंपॉर्टंट है, तो जर तुम्हाला समझला तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ऐसे क्या हो सकता है इस स्टेप में सो दैट उसको लगे कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट हो रही है। v -20 पाहिजे का? एक्सेलेंट, वेरी गुड, ठीक है, समझा ये पॉइंट।
अगर रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा मतलब वो कितना होगा, 0 होगा। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है इसका मतलब पूरी की पूरी रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट हो रही है। फिर से एक बार, वेलोसिटी ऑफ रेन है एज पर ऑब्जर्व्ड बाय मैन, उसको फील होना चाहिए कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। ये कब होगा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेन का कंपोनेंट है ही नहीं। समझ लेना, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये 20 प्लस वी इक्वल टू 0 हो गया, 20 प्लस वी इक्वल टू 0 हो गया, 20 प्लस वी इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन एज पर ऑब्जर्व्ड बाय मैन 20√3 along माइनस जे कैप, मतलब सिर्फ वर्टिकली एक्ट होगी ना, हॉरिजॉन्टली है ही नहीं, मतलब उसको लगेगा कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। इसका मतलब ही शुड ट्रैवल विथ 20 मीटर पर सेकंड, बट कहाँ पे, इन द अपोजिट डायरेक्शन जो पहले थी। पहले कहाँ पे जा रहा था, वेस्ट में, उसको डायरेक्शन यू टर्न लेके ईस्ट में भागना पड़ेगा विथ 20 मीटर पर सेकंड, देन ही विल फील दैट रेन कैसे है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। कळालं, हाच एक स्पेशल टाईपचा प्रॉब्लेम आहे रेन मॅन मध्ये, बाकी तर तिकडे तेच करायचे। एंगल मेड बाय अम्ब्रेला विथ द वर्टिकल कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मैन अपॉन रेन, मैन अपॉन रेन, मैन अपॉन, एंड अगर वो ईस्ट में जा रहा है तो वर्टिकल का ईस्ट के टुवर्ड्स, अगर वेस्ट में जा रहा है तो वर्टिकल से वेस्ट के टुवर्ड्स, संपलं एवढंच रेन मॅन मध्ये। इसको ध्यान से लिखो बस, ऑन। हळूहळू हे क्वेश्चन कोणता अब्दुल कळाला, ही क्वेश्चनची डायग्राम कशी काढली ते पण कळाले, कंपोनेंट्स कसे घेतले ते पण समजलं। मग हे वेलोसिटी ऑफ मॅन मायनस व्ही इंटू आय कॅप का घेतलं, वेस्टला पळतोय, वेस्ट आपण निगेटिव्ह घेतो म्हणून, ठीक आहे। देन ही व्ही आर कसं आलं, मग व्ही एम मायनस सॉरी व्ही आर मायनस व्ही एम हे पण कळालं, ही स्टेप पण कळाली। मग हे मी विचारते सांग, हे कळालं का, म्हणजे इथपर्यंत क्लिअर आहे तुला, कन्फर्म, बरं ठीक आहे। मग पुढं काय नाही कळालं तुला, हो हो बरोबर, बोल ना बोल ना। हे किती लोकांना नाही कळालं की हे 20 प्लस व्ही जर 0 होतं तर हे V20 कसं आलं, किती लोकांना कळालं नाही आहे, असं 5 जण बेटा, तुला 2-2 4 चष्मे लावले त्यासाठी आपण, क्लिअर, येस नो, मास्क काढ आणि मोठ्याने बोल, डायरेक्ट 20√3 पुट करू शकतो का, बरोबर आहे, पण मग मॅन किती स्पीडने पळाले हे कसं कळणार आपल्याला, ते अगोदर कसं पुट करणार ना, आपल्याला जेव्हा कळेल 20 प्लस व्ही इक्वल टू 0 आहे, देन व्ही इक्वल्स टू -20, मग पुट करून कळेल आपल्याला ते। नेक्स्ट, अभी रिलेटिव मोशन में हमने बस ये 2 ही पॉइंट पढ़े थे, इसको छोड़ के कल के लेक्चर में और एक पॉइंट हुआ था, कौन सा था, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, आठवते का रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम को डिस्कस करते टाइम हमने कुछ बातें पहले से कंसीडर की थी एंड उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा पॉइंट पढ़ा था, एंड आगे सारे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करने थे। हर बार हम कंसीडर करेंगे कि रिवर फ्लो हो रहा है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, उसके बाद में रिवर को अगर क्रॉस करना है तो हमें जाना पड़ेगा अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, उसके बाद में जो भी रिवर के फ्लो की वेलोसिटी होगी, रिवर में जो वाटर होगा, वाटर के फ्लो की वेलोसिटी होगी, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी इन क्रॉसिंग द रिवर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिवर का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस ऑलवेज 0 रहेगा। मतलब अगर किसी को रिवर क्रॉस करनी है तो उसके खुद के एफर्ट्स वहाँ पे उसको पुट करने पड़ेंगे, एंड उसके खुद के एफर्ट्स उसको नदी पार करून घेणार है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया था कि जब भी स्विमर रिवर में स्विमिंग करेगा, अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है मतलब
जिस डायरेक्शन में रिवर का वाटर फ्लो होता है उस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो दोनों की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ऐड करना पड़ेगा मतलब नेट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वो रिवर में अपस्ट्रीम फ्लो हो रहा है प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने, तो उस केस में क्या होगा, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दोनों की वेलोसिटी की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। फिर वहां पे डिपेंड करता है, अगर रिवर की वेलोसिटी स्विमर के वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो जाएगा पानी की डायरेक्शन, लेकिन अगर स्विमर की वेलोसिटी वाटर के वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, अपस्ट्रीम ट्रैवल करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस पार्ट को देखते हुए हमने फिर देखा था कि जब उसको रिवर को क्रॉस करना है तो वो ना तो डाउनस्ट्रीम स्विम करेगा ना तो अपस्ट्रीम स्विम करेगा, वो क्या करेगा, जो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन है उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो उसने अगर एंगल एक्यूट बनाया मतलब लेस देन 90 डिग्री है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, याद करो कल का लेक्चर, दो कंपोनेंट लेते हैं। एक अलोंग रिवर फ्लो होता है VMW cos ऑफ थीटा एंड y के अलोंग होता है VMW sin ऑफ थीटा। तो टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर कितना था, d अपॉन, असं होतं ना, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो टाइम था d अपॉन VMW साइन थीटा। ये कौन सा टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। उसके बाद में जो रिवर के अलोंग उसकी ड्रिफ्ट होगी कितनी थी, x इक्वल टू VW प्लस VMW कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, बट टी दिया नहीं होता है तो d अपॉन VMW साइन ऑफ थीटा। ये कब एप्लीकेबल है, जब वो ट्रैवल कर रहा है विथ थीटा लेस देन 90 डिग्री। दोनों अननोन असतात, एक टाइम कितना लगेगा एंड उसकी ड्रिफ्ट कितनी होगी। या फिर इन एडिशन वो पूछते हैं कि जहां से निकला था वहां से अगर वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, जहां पे अनदर एंड ऑफ द बैंक वो जाएगा, कितना एंगल बनाएगा उसके इनिशियल पोजीशन के साथ में। मतलब ये रिवर है, यहाँ से निकला था, यहाँ पे जाना था, लेकिन पहुंच गया यहाँ पे, तो ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाएगा। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये कौन है, ड्रिफ्ट हो गई ना उसकी, मतलब ये x है, ड्रिफ्ट अपॉन d, तो यहाँ पे डी कैंसिल होके क्या बचेगा, बस tan थीटा इज इक्वल्स टू VW प्लस VMW cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय VMW साइन ऑफ थीटा। जे काल होते त्यांना माहिती आहे, हे झाले काही नाही नवीन विषयामध्ये, जे काल नव्हते काय आलं WW VMW है ना, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, मतलब इसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में होता क्या है, हम थीटा को रिप्लेस करते बाय अल्फा, थीटा को रिप्लेस करते बाय अल्फा, तो उस केस में जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग बचेगा वो कितना होगा, VMW साइन अल्फा, एंड जो ड्रिफ्ट होगी उसमें सिर्फ प्लस रिप्लेस्ड बाय होगा, मतलब ये बनेगा VW माइनस VMW कॉस ऑफ अल्फा इंटू टी, टी मतलब कौन, फिर से d अपॉन VMW साइन ऑफ अल्फा। हो गया, दो ही केस थी। एंड इससे रिलेटेड फिर पूछा जाता है कि अगर वो ट्रैवल कर रहा है अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैवल करना है उसको, मुझे सरल जायचं है, इसका मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट जीरो। क्या होगी, ड्रिफ्ट जीरो होगी। लेकिन ड्रिफ्ट जीरो कब होगी, जब साइन थीटा इक्वल्स टू VW अपॉन VMW होगा। इस डायरेक्शन में अगर वो ट्रैवल करेगा, बट ये डायरेक्शन इकडं नहीं, इकडं से, तो वो क्या करेगा, अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ रिवर को क्रॉस करेगा। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। और उसको टाइम कितना लगेगा ट्रैवल करने के लिए, वेरी गुड, d अपॉन रूट ऑफ VMW माइनस VW का, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ के लिए लगने वाला टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट केस आती है जिसमें हम फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट टाइम। अब शॉर्टेस्ट टाइम कब होगा, ड्रिफ्ट झाली नहीं झाली फर्क पड़त नहीं, जब वो डायरेक्टली क्या करेगा, 90 डिग्री विद द रिवर फ्लो अपने एफर्ट्स पुट करेगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली टाइम चाहिए तो क्या होगा, d अपॉन VMW, और उसकी ड्रिफ्ट होती है वहां पे, कितनी होगी ड्रिफ्ट,
VW इंटू टी मतलब D अपॉन VMW. बस एवढंच होतं रिव्हर स्विमर प्रॉब्लेम. ठीक आहे, क्लिअर आहे सबको. चलो याचा एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा फोटो काढून घ्या, आणि जर असेल हे सगळं 100% प्रिपेअर आहे तर नाही लिहिलं तरी चालेल. कारण आता रिलेटिव्ह इथून पुढे रोज तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार आहे मी, हे सगळं आठवलं पाहिजे. असा फोटो काढण्यापेक्षा नाही, सिंपल आहे, 1 मिनिटात मीटिंग जॉईन करायची, स्क्रीनशॉट काढायचं, ते सिंपल है. चलो हो गया. अब रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव मोशन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट बचा है, दैट इज राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. आता एकदम ब्रँडेड स्टेटमेंट लिहून घ्या. हे स्टेटमेंट कळालं, हे आठवलं की याच्या रिलेटेड सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व झाले. राइट डाउन. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इज द component of relative velocity of one particle. Component of relative velocity of one particle with respect to another. With respect to, very good, with respect to another along line joining them. Relative velocity of approach or separation is the component of relative velocity of one particle with respect to other along. कळलं का काय लिहिलं ते? स्वाती काय लिहिलं, कळालं बेटा? स्वाती 1 2 3 कळालं का? ते माईक चेक असतं ना 1 2 3, तर स्वाती चेक 1 2 3 असं होतं. अनिकेत कळालं? अरे एक स्टेटमेंट लिहिलं तुम्ही, ते कळत नहीं है गायत्री? नहीं. 2 पार्टिकल होंगे, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिलेटिव होता है ना, तो हमें उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटेड कुछ तो डिस्कशन करना है. अब अगर उनके बिटवीन का रिलेटिव सेपरेशन कम हो रहा है मतलब वो बनेगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अगर सेपरेशन बढ़ता जा रहा है मतलब वो बनेगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो जब भी हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करनी होती है तो हम क्या करेंगे, ये वो स्टेटमेंट में लिखा है. हम लेंगे कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. कहाँ पे? अलोंग लाइन जॉइनिंग 2 पार्टिकल्स. जैसा कि आपको बोला है, एकदम सिंपल है बघा, पार्टिकल ए यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल बी यहाँ पे, और ये ए जो है ये रेस्ट में एंड बी जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी v. एंड दिया है आपको कि ये जो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग के साथ में थीटा इतना एंगल बना रहा है. तो पहले ये कंक्लूड करो, दोनों के बिटवीन का सेपरेशन बढ़ता जाएगा या कम होगा? ए रेस्टला आहे, हे बी इकडे चालला, सेपरेशन बढ़ता जाएगा या कम होगा? कंफर्म. मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी. तो कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? जे स्टेटमेंट मध्ये लिहिलंय तेच. काय म्हटलंय आपण? कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर अलोंग. तो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग ए बी है, इसके अलोंग हम ये वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे. कितना आएगा कंपोनेंट? v cos थीटा. तो ये कंपोनेंट मतलब क्या हो गया? इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई. कर लो. अभी सेम केस है, फिर से ए रेस्ट में और जो बी है वो ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में. ए रेस्ट में, बी ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में. तो इनके बिटवीन का रिलेटिव सेपरेशन बढ़ता जाएगा या कम होगा? कसं? हे कळतं का? हे कॉमन सेन्स असतो. ठीक आहे ना. हे बघा, पहिले एवढं होतं की नाही,
मग हे एवढं होईल एवढं होईल, हे कमी कमी होत चाललेलं, बरोबर आहे. मतलब ये वेलोसिटी ऑफ क्या आएगी, अप्रोच कितनी आएगी, उसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, इन दोनों की लाइन कनेक्ट करनी है और गिवन वेलोसिटी का ये लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट लेना है. अगर ये एंगल थीटा है तो कंपोनेंट कौन आएगा, फिर से v cos ऑफ थीटा. तो यहाँ पे v cos थीटा बन गई वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ. बस एवढंच करायचं, कळतंय का. हर बार दो पॉइंट की, दो पार्टिकल की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसके अलॉन्ग कंपोनेंट्स लेंगे और वो कंपोनेंट्स अभी वहाँ पे नॉर्मल रूल एप्लीकेबल है. अगर दो बॉडीज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये फाइंड करने के लिए हम दोनों की करते हैं सबट्रैक्शन. म्हणजे बघा, एक कार चालली आहे ए टुवर्ड्स ईस्ट विथ 20 मीटर पर सेकंड, दूसरी कार भी जा रही है बी टुवर्ड्स ईस्ट विथ 20 मीटर पर सेकंड. तो कार ए में बैठा हुआ पैसेंजर कार बी के पैसेंजर के साथ बातें कर सकता है क्या, कर सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि वो स्टेशनरी है. क्यों, क्योंकि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई. जीरो क्यों हो गई, उसका रीजन ये है कि अगर दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनकी रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी सबट्रॅक्शन करके हम कॅल्क्युलेट करते. तो 20 - 20. बट आता एकाला काहीतरी फोन आला, त्याने यू टर्न घेतला, तो निघाला वेस्टकडे, हा चालला ईस्टकडे, मग गप्पा मारत जाऊ शकता का, फोनवर मारू शकतात. व्हेरी गुड, ठीक है. बट फोन क्या करायचं आपल्याला, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, गप्पा मारू शकता का, क्योंकि उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, रिलेटिव बढ़ गई. मतलब एक इधर है एक इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो हमें VA प्लस VB करना पड़ता है. हे ऑलरेडी 1D मध्ये आपलं डिस्कस करून झालेलं आहे. जो 1D के लिए एब्सेंट थे उनके लिए मैंने बस यहाँ पे रिवाइज करके दिया है, ठीक है. कळलं, येस नो. अब सिमिलर बाकी कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे, खूप सोपं असतं बघा, फक्त एवढं कळालं पाहिजे. जैसे की आपको बोला है या डायग्राम फक्त डेंजर असतात. पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है. ए चालला इकडं विथ वेलोसिटी v1 और ये यहाँ पे थीटा1 इतना एंगल बना रहा है. देन ये बी चालला इकडं विथ v2 और ये यहाँ पे थीटा2 इतना एंगल बना रहा है. तो ये इन दोनों के बिटवीन का रिलेटिव सेपरेशन कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, वेरी गुड. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ क्या होगी, कितनी होगी, करो कैलकुलेट. ये बघा ते स्टेटमेंट पर क्या लिखा था, रीड करो उसको. कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर, कहाँ पे लेना है कंपोनेंट, लाइन ज्वाइनिंग देम. मतलब V1 का कंपोनेंट ये लाइन ज्वाइनिंग है, इसके अलॉन्ग लेंगे तो क्या होगा, V1 cos ऑफ थीटा1. वेरी गुड. वैसे ये B वाला जो कंपोनेंट है वो भी कहाँ पे लेंगे, इसी लाइन के अलॉन्ग, थीटा का एडजेसेंट है, मतलब ये भी बनेगा V2 cos ऑफ थीटा2. हे इकडे येईल, हे इकडे येईल, डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन. मतलब इन दोनों की जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, दैट विल बी V1 cos ऑफ थीटा1 प्लस V2 cos ऑफ थीटा2. कळलं. मग आपल्याला जर सांगितलं असेल की यांच्यामधलं सेपरेशन ए आहे, तो दोनों को मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा. आता एक लक्षात ठेवायचं, या टाईपच्या प्रॉब्लेममध्ये हा इकडे चालला, ते तिकडे चालला, ह्या पाथवर ते भेटणार आहेत का, बट आपल्याला फरकही पडत नाही, कारण आपण रिलेटिव्ह वेलोसिटी घेतो, इंडिपेंडेंट वेलोसिटी घेत. रिलेटिव्ह म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू इच अदरच आहे, कळतं ना. तर हे थोडंसं कन्फ्युजिंग पार्ट असतो. आपल्याला वाटतं हा इकडे चालला, हा इकडे चालला, इकडे कुठेतरी भेटणार आहेत, भेटणार तिकडेच आहेत, पण आपण तिकडे कन्सिडर करतो का, ते कन्सिडर करायचं नसतं आपल्याला, म्हणून आपण रिलेटिव्ह काढतो. रिलेटिव्ह का मतलब ही क्या होता है, ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी या फिर बी की विथ रिस्पेक्ट टू ए. मग ग्राउंडवर कोणता पाथ होता, लाइन ज्वाइनिंग कोणती थी, काही फरक पड़तो का आपल्याला, नहीं पड़ा, ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम कैलकुलेट करना है. तो जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है ए, तो कितना होगा ए अपॉन V1 cos ऑफ थीटा1 प्लस V2 cos ऑफ थीटा. इतने टाइम के बाद वो मिलेंगे, ठीक है. मतलब एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, लेकिन हर बार कोलाइड होंगे ऐसे नहीं होगा. उनको अगर कोलाइड होना है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, पहले लिहून घ्या, मग मी कंडीशन सांगतो.
गया क्लिअर? आता थोडासा यावर विचार करा आणि तुम्हीच सांगा, दो पार्टिकल दो बॉडीज कोलाइड कब होंगे? परत त्या रेन सारखंच, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, ये अपियर कब होगा? जब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं होगा। अब इनको अगर हॉरिजॉन्टल मतलब कंपोनेंट इनके वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो ये अगर मिलेंगे कोलाइड होंगे, इसके लिए कंडीशन क्या होगी? इनके रिलेटिव वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उसके रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, जो अदर देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वो जीरो होना चाहिए। कळतं का? जैसे रेन में हमने देखा था कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, ये अपियर होगा। कब अपियर होगा? अगर उसका रिलेटिव वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा। ये तो अपन तेज है। अगर इनके रिलेटिव वेलोसिटी का ये अप्रोच का कंपोनेंट छोड़ के दूसरा कंपोनेंट नहीं है, मतलब पूरी वेलोसिटी एक दूसरे को अप्रोच करने के लिए यूटिलाइज हो रही है, तभी जाके वो कोलाइड होगा। अगर ये कंपोनेंट दूसरा अगर उस बॉडी को दूसरी तरफ लेके जा रहा है, तो वहां पे कोलिजन की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो स्टार मार्क करके लिखो, टू बॉडीज विल कोलाइड इफ एंड ओनली इफ, टू बॉडीज विल कोलाइड इफ एंड ओनली इफ component of relative velocity, component of relative velocity, component of relative velocity in a direction, component of relative velocity in a direction perpendicular to the velocity of approach will be zero। जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो अगर जीरो हो गए, तो इसका मतलब ये कि जाके क्या होंगे? कोलाइड होंगे। ठीक है, अब मुझे बोलो, अगर एडजेसेंट वाला कंपोनेंट v1 cos थीटा 1 था, तो दूसरा कंपोनेंट कौन होगा? v1 sin थीटा 1। यहाँ पे कौन होगा? v2 sin ऑफ थीटा 2। और जो हमने लिखा है इसका मतलब ये हो रहा है कि v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin ऑफ थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये जीरो कब होंगे? जब v1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू v2 sin थीटा 2 इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अपोजिट ही होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर ये सेम रहेगा तब जाके वो कोलाइड होंगे। मतलब हमें कोई भी डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट देंगे और बोलेंगे विल द पार्टिकल्स कोलाइड और नॉट, हम ये कंडीशन वहां पे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। करा लो, v1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू v2 sin थीटा 2। ऐसा क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है अगर ए एंड बी एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं तो फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर ए एंड बी जाके कोलाइड हो रहे हैं तो फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब कितने एंगल से अगर निकलेगा तो वो जाके कोलाइड होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो इस तरह की कंडीशन आ गई, हमारे पास एक ही कंडीशन है कि अगर वो कोलाइड हो रहे हैं मतलब v1 sin थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू v2 sin थीटा 2 होगा। यहाँ पे v1 कितना है बोलो? 50। sin थीटा 1 मतलब sin ऑफ 60, थीटा 1 60 है ना, इक्वल टू कौन है? v2, v2 मतलब कौन है? 40 इंटू साइन ऑफ थीटा 2 मतलब साइन ऑफ अल्फा है। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा? ये 0 0 कैंसल, ये 4 इधर आएगा, तो 5/4 इंटू साइन 60 कितना होता है? √3/2 इक्वल टू कितना हो गया? साइन अल्फा। अब ये 2 नहीं ऐसे कैंसिल नहीं होता, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 5√3 डिवाइडेड बाय 8, मतलब अल्फा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? साइन इनवर्स ऑफ 5√3/8। इतने एंगल से अगर वो वेलोसिटी जा रही है, इसका मतलब वो जाके क्या होगा? कोलाइड। पढ़ा लो।
1/2 अँगल येतो 30 डिग्री. गुड. सो 5√3 किती येतो? 8.5/8. मतलब चलेगा ही नहीं. प्रैक्टिकल आंसर इसका ये है, साइन थीटा नेवर बी ग्रेटर दॅन 1. इसका मतलब वो कोलाइड ही नहीं होंगे. अल्फा किती पण असला तरी ते कोलाइड होणार नाही. कळालं? त्यांना कोलाइड करायचं असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला? मग याची वेलोसिटी थोड़ी कमी जास्त करावं लागेल. कळालं ना? बट प्रोसेस समझ में आ गई? छोड़. नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि एक ट्रायंगल है, क्या ये एक 3 पार्टिकल्स है ए, बी एंड सी, एंड ए ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स बी, बी ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स सी, सी ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स ए, और ये ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है. कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो आपको फाइंड करना है कि जब दो पार्टिकल कोलाइड होंगे तो उनके कोलिजन के लिए कितना टाइम लगेगा अगर इनका सेपरेशन ए है तो. इनके बिटवीन सेपरेशन अगर ए है तो कोलिजन के लिए कितना टाइम लगेगा? करो सॉल्व. डोकंच चालत नाही. बरोबर आहे की नाही? हे असं देतात नाहीतर असं सांगतात ये क्या है? स्क्वेअर आहे, कोलाइडच नाही होणार असं वाटतं आपल्याला, बट ते कोलाइड होणार आहे बेटा. आगे बोलते कि एक स्क्वेयर है, उसके वर्टेक्स के ऊपर 4 पार्टिकल है ए बी सी डी, विथ वेलोसिटी v ट्रैवल कर रहे हैं. इसकी साइड लेंथ है a, तो कितने टाइम के बाद 2 पार्टिकल्स कोलाइड होंगे? काय कळतच नाही काय करावं. हे काय आहे? हेक्सागॉन. ए बी सी डी ई एफ, ऐसे 6 पार्टिकल है एंड ईच ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी v, और इसके बिटवीन सेपरेशन भी आपको बोला है कि ये साइड लेंथ कितनी है a, तो कितने टाइम वो कोलाइड होगी. डायग्राम बघितल्या असं पहिले तर वाटतं हे कोलाइड होणारच नाही. कळालं ना? असं का वाटतं आपल्याला? कारण आपण हर बार काय करतो, हर बार हम क्या करते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी वही कंसीडर करते हैं. बट ये रिलेटिव वेलोसिटी जब कंसीडर करेंगे तब क्या होता है, वहाँ पे चेंज आता है. एंड इनका सिंप्लीफिकेशन विश्वास बसणार नाही एवढं सोपं है कि नाही? पहिले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको लगा कि ये कोलाइड ही नहीं होंगे, बरोबर आहे की नाही? बट सर म्हणताय होतील तर कन्सिडर करू, होईल म्हणून. मग कसं काढायचा टाइम, काय घेणार, काय नाही? व्हेरी गुड. इसका नाही याचं सांगा, तिकडे बोर्डवर आहे, हे बोर्डवर सोडायचं तुला येईल का? हे पण नाही, हे पण नाही, हे सोडवायचं बोर्ड. कारण हे पण मॉड्यूलमध्ये दिलंय, हे पण मॉड्यूलमध्ये दिलंय. स्वतः सोडवलं का? व्हेरी गुड. आता बोर्डवर लक्ष द्या. एवढं सोपं आहे की तुमचा विश्वास बसणार नाही. हमें क्या लेना है? पहला स्टेटमेंट लिख के दिया था वेलोसिटी ऑफ एपर्चर स्टेटमेंट का, क्या था? रीड करो. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, क्या? कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग 2 पार्टिकल्स. अब देखो एक पार्टिकल बी पे है, दूसरा पार्टिकल सी पे है, तो यहाँ पे बी टू सी जाने वाली वेलोसिटी v है. हमें क्या करना पड़ेगा, ये c की जो वेलोसिटी थी, ये एंगल अगर 60 है, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा. कितना होगा कंपोनेंट? v cos 60. कळलं का? मतलब ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो गई? प्लस करो या माइनस? क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये बन गया v प्लस वी कॉस 60. अब v cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है. तो v प्लस v/2 मतलब कितना हो गया? 3v/2. ये 3v/2 मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो क्या बनेगा टाइम? डिस्टेंस a है अपॉन 3v/2, मतलब टाइम बना 2a/3v. संपलं. कळालं? सेम यहाँ पे प्रोसेस हो. क्या ये क्या होगा? फिर से कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या है कि 90 डिग्री में 0 होता है, बट वो मिलेंगे सेंट्रॉइड पे. अब ये सेंट्रॉइड मतलब ये सेंटर इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये डिस्टेंस नहीं दिया है हमें, बस ए दिया है. ये डिस्टेंस कितना होगा? स्क्वेअर असतो स्क्वेअर, ये ए हे ए, पायथागोरस थेरम अप्लाई किया, √2a.
तो उसका आधा मतलब क्या होगा a/√2 कड़ा लो। तो हमें कब मिलेंगे, इसके लिए डिस्टेंस मिल गया, कितना डिस्टेंस है a/√2। वेलोसिटी कितनी है, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अभी एंगल कितना होता है 45 डिग्री हे हा 90 असतो की नाही, 90ला बायसेट केलं म्हणजे हा 45 हा 45, तो ये एडजस्टेंट कंपोनेंट कौन आएगा v cos ऑफ 45। cos 45 कितना है, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई v/√2, डिस्टेंस कितना है a/√2। हमें टाइम चाहिए, टाइम क्या होता है असं असतं ना v इक्वल टू d/t, t इक्वल्स टू d/v। तो यहाँ पे d/v करेंगे, √2 कैंसिल होके क्या बचेगा a/v। समझ लो, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। अब देखो एक वेलोसिटी इधर जा रही है, ये d की वेलोसिटी इधर थी, लेकिन आपल्याला लागतो कंपोनंट। हेक्सागॉन ज्योमेट्री 9-10 केला असेल तर हा थीटा माहित असेल तुम्हाला, 60 डिग्री असतो, माहिती है, एक्सलेंट, वेरी गुड। नसेल माहित तर आता लिहून दिला मी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे, लाइन जॉइनिंगच्या अलोंग कंपोनेंट किती येईल मग हा v cos ऑफ 60, व्हेरी गुड। दोनों के डायरेक्शन सेम आहे, हा पण इकडं हा पण इकडं, इथे लिहिलं होतं आपण सेम डायरेक्शन है तो माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई v माइनस v cos ऑफ 60, cos 60 1/2, तो ये बनेगा v माइनस v/2, v माइनस v/2, 1 माइनस 1/2 v/2, तो ये आ गई v/2। क्या ये v/2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस कितना है a, टाइम कितना लगेगा, परत तेच डिस्टेंस अपॉन v, मतलब a अपॉन v/2, मतलब ट्वाइस ऑफ a अपॉन, ठीक है। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, खत्म नहीं होगी, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अभी कल जो है इससे रिलेटेड और जो एप्लीकेशंस होते हैं जो 1D 2D मिक्स करके आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, मतलब कल के लेक्चर में फिर से मैं 1D 2D रिलेटिव का पार्ट का आज की तरह इंट्रोड्यूस करके फिर उनके कंबाइन एप्लीकेशन जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। बट बिफोर कमिंग टू कल का लेक्चर, जो रिलेटिव के पहले 2 लेक्चर हुए हैं उनको फिर से देखो, फिर से प्रिपेयर करके आओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, थैंक यू।